हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फिर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री को सिर्फ रटना नहीं चाहते हैं बल्कि उसको अच्छे से समझ के पढ़ना चाहते हैं, एक उसकी बेसिक नॉलेज अगर आप अपने माइंड में क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आपको ये बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आर एस शर्मा की जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है, जो हमारी एशियन इंडिया को क्लियर करती है, मैं उसको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सारे लेक्चर्स पहले से ही अपलोड हो चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट का जो उसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो सभी वीडियोस के जो लिंक है बिल्कुल टाइम पर मिलते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपको वहाँ पर टाइम पर मिल जाएगा। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 को, जिसमें हम पढ़ेंगे चोला एम्पायर के बारे में। इससे पहले 2 पार्ट चोला एम्पायर के अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 होगा, जिसमें हम बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। जो चोला एम्पायर थी उसमें जो लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट थी उसको वो कैसे पूरी तरह से फॉलो करते थे। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चोला गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो चोला गवर्नमेंट फॉलो करती थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। जिसे आगे चल के आप इंडियन पॉलिटी में जब पढ़ेंगे या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो गांधी जी थे वो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चाहते थे कि जो गांव होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको स्टैब्लिश करना चाहिए, जैसे कि हमारी पंचायत वगैरह होती है वैसे ही, कि जो गाँव के मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चोला गवर्नमेंट को। द किंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो किंग था वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता था। जितनी भी सारी अथॉरिटीज़ होती थी वो सब किसके हाथ में होती थी? वो किंग के हाथ में होती थी। और किंग को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो उसको हमेशा एडवाइस करते थे। जो किंग है वो हमेशा टूर्स वगैरह पे जाता रहता था, क्योंकि भाई उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना है अपना। अब उसने एरिया तो इतना बड़ा कॉन्क्वायर कर लिया, लेकिन वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है वो भी तो देखना है। जो चोलास थे उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी होती थी, जिसमें एलिफेंट्स भी होते थे, घुड़सवार सेना भी होती थी, पैदल सेना भी होती थी। ठीक है, और आर्मी मतलब एक बहुत लंबी बड़ी चौड़ी आर्मी होती थी, जिसे 3 लिम्स ऑफ द आर्मी बोलते थे। 3 लिम्स क्यों कहा है? एलिफेंट की वजह से, कैवलरी की वजह से और इन्फेंट्री की वजह से। जो इन्फेंट्री थी, जो पैदल सेना थी, उसके पास ज़्यादातर जो भाला होता था, ठीक है, हथियार में। एंड मोस्ट ऑफ द किंग हैड बॉडी गार्ड्स हु वुड वांट टू डिफेंड द किंग इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। जो किंग थे उनके अपने खुद के बॉडी गार्ड्स होते थे, और उन बॉडी गार्ड्स को ये शपथ दिलाई जाती थी कि बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी पल तक भी आपको जो किंग है उसको डिफेंड करना है। ठीक है, उनकी सुरक्षा करनी है, आपको इतने लॉयल बन के रहना है उनके लिए। द वेनेशियन ट्रैवलर मार्को पोलो, ये आते हैं भारत। ठीक है, जो वेनेशियन ट्रैवलर होते हैं मार्को पोलो, इटली से आए थे ये जब केरला में आते हैं 13th सेंचुरी में, तो इन्होंने बताया ऑल द सोल्जर्स हु वर बॉडी गार्ड बर्न देम सेल्फ इन द फ्यूनरल ऑफ द मोनार्क वैन ही डाइड। इन्होंने कहा कि बहुत सारे तो ऐसे भी सोल्जर्स देखे गए हैं जिन्हें जो बॉडी गार्ड का काम करते थे, वो जिसकी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, अगर उस मोनार्क को कुछ हो जाता है तो वो उसके फ्यूनरल में ही खुद को जला लिया करते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये स्टेटमेंट बस ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के कुछ बता दी है, ऐसा नहीं होता था। कि हो सकता है कि किसी एक दो ने ऐसा कर दिया हो, लेकिन असल में ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं था। The Cholas also had a strong navy, and we have seen which dominated the Malabar and Coromandel coast and for some time the entire Bay of Bengal। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था, है ना? सॉरी, अभी नहीं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो जो चोलास थे उनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी तो थी, और इसी के चलते उन्होंने मालाबार और जो कोरोमंडल कोस्ट था उसको दोनों को ही डोमिनेट कर लिया था, पूरा कंट्रोल था। और यहाँ तक कि सिर्फ मालाबार और कोरोमंडल को ही नहीं, बल्कि जो इधर इंडिया के साइड में बे ऑफ बंगाल था उसको भी इन्होंने एंटायरली अपने कंट्रोल में ले लिया था। The Chola state, including area of center control, loosely administered एरियाज अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल कंट्रोल। तो जो चोला स्टेट थी, ठीक है, उसमें बहुत सारा सेंट्रल एरिया था जिसे वो कंट्रोल करके रखते थे, और कुछ एरियाज ऐसे थे जैसे लूजली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, मतलब उन्होंने छोड़ रखे थे, वो कहीं ना कहीं थे उनके कंट्रोल में, इतना ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं था उनका। द स्टेट वॉज इंटरपोज्ड विद द हिल पीपल एंड ट्राइबल्स। द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द नाडू। जो इनकी बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की उसे बोलते थे नाडू। ठीक है, इस नाडू के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते थे, and having close kinship ties with other close association, and the number of nadus increased as fresh land were brought under cultivation by means of irrigation works such as pond wells etc। और ये जो नाडूज हैं इनके नंबर भी बढ़ जाते थे जब लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और लोगों के बीच में कल्टीवेशन के लिए। ठीक है,
और इरिगेशन वर्क भी देखा गया है वहाँ पर, जैसे पॉन्ड्स वेल ये सब बनते थे। बाय कन्वर्टिंग हिल और ट्रैवल पीपल इनटू एग्रीकल्चरिस्ट, क्योंकि पहले तो जो ये हिली एरिया पर जो लोग रहते थे पहले तो आदिवासी की तरह रहते थे, लेकिन बाद में इनको ज़मीन को देकर, इनको उनका सही तरीके से इस्तेमाल बताकर इनको भी एग्रीकल्चरिस्ट में कन्वर्ट करा लिया था। ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड टेम्पल इंक्रीज्ड, बोथ ऑफ विच हेल्प इन एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन। इन्होंने दान दिया ब्राह्मण्स को ज़मीनों का, जिस पर टेम्पल्स बने, ठीक है, और ये चीज़ें इन्होंने दोनों ने ही क्या करा, एक्सपेंड करा कल्टीवेशन को, क्योंकि मंदिर बनेंगे, लोग आना जाना शुरू करेंगे, उसके आसपास रहना शुरू करेंगे। इन द चोला किंगडम नाडूज वर ग्रुप्ड इनटू वालानाडु। अब यहाँ पर चोला किंगडम में बेसिक यूनिट मैंने आपको बता दी नाडू, जिसके अंदर बहुत सारे विलेजेस आते थे। इन नाडूज को ग्रुप करा, और ग्रुप्ड में बना दिया, वर ग्रुप्ड इनटू वालनाडूज, ठीक है, ये इसकी अब दूसरी यूनिट आ गई। द चोला स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू 4 मंडलम। अब देखिए जो चोला स्टेट थी ना, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, 4 मंडलम में, जिसे हम कहेंगे 4 प्रोविंसेस। And sometime princes of the royal family were appointed governor of province. Official were generally paid by giving them assignment of revenue bearing land. अब यहाँ पर ये जो प्रोविंस थे, जो मंडल थे चोला एम्पायर के अंडर, इनको जो प्रिंस थे रॉयल फैमिली के, वही यहाँ पर इनके गवर्नर अपॉइंट कर दिए जाते थे इन प्रोविंसेस के। और जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, और इनको सैलरी के नाम पे क्या बोलते थे कि जो यहाँ पर ये लैंड है, इससे जो भी रिवेन्यू मिल रहा है वो सब आपका। The Chola rulers built a network of royal roads which were useful for trade as well as for the movement of the army. तो चोला रूलर्स थे, इन्होंने जो रॉयल रोड्स वगैरह वो बनवाई। उनको बनवाना इसलिए ज़रूरी था कि इनकी बड़ी बड़ी आर्मी होती थी, ट्रेड के लिए भी आना जाना लोगों के लिए ईजी होना चाहिए, जब तो ट्रेड हो पाएगा। अगर रोड्स अच्छी नहीं होंगी, लोग जंगल का रास्ता यूज़ करेंगे, पहाड़ियों का रास्ता यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर तो ईजिली उनके पास कोई भी लूटपाट हो जाएगी, आधे लोग तो जाते जाते ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए ट्रेड को यूज़फुल बनाने के लिए, साथ में अपनी आर्मी के मूवमेंट को इजी करने के लिए, इन्होंने बहुत सारी जो रॉयल रोड्स थी वो बनवाई। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड इन द चोला एम्पायर एंड देयर वाज सम जिजांटिक ट्रेड गिल्ड्स विच ट्रेडेड विद जावा एंड द सुमात्रा। बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया चोला एम्पायर में, जो ट्रेड था, कॉमर्स था, ठीक है, ट्रेड वगैरह बहुत अच्छा चलता है। बहुत सारे नंबर्स में जो ट्रेडर्स थे वो जावा और सुमात्रा जाते थे इन्हीं के टाइम पे ट्रेड के लिए। चोलास ऑल्सो पेड अटेंशन टू इरीगेशन, तो इन्होंने इरीगेशन की तरफ भी अपना कुछ अटेंशन प्रोवाइड करी कि भाई यहाँ पर भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर इरीगेशन अच्छी नहीं होगी तो कल्टीवेशन कैसे अच्छी होगी। द रिवर कावेरी एंड अदर रिवर वर यूज्ड फॉर द पर्पस, और इस इरीगेशन पर्पस के लिए जो कावेरी रिवर थी और जो उसके आसपास जो और दूसरी रिवर थी उनको यूज़ किया गया, जिससे कि इरीगेशन अच्छा हो सके। Many tanks for irrigation were built and some of the Chola ruler carried out an elaborate survey of the land in order to fix common share of the land revenue. बहुत सारे टैंक्स वगैरह बनवाए गए जो इरीगेशन है उसके लिए। जो चोला रूलर्स थे वो हमेशा एक सर्वे करते थे, ठीक है, ये देखने के लिए गवर्नमेंट का क्या शेयर बनना चाहिए लैंड रेवेन्यू से, कि जो भी हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, लोगों को दे तो रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो लैंड रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, लैंड के अकॉर्डिंग उसे गवर्नमेंट का क्या शेयर मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लैंड तो देखो बहुत ही फर्टाइल होती थी, बहुत सारी ऐसी होती थी कि वो इतनी फर्टाइल नहीं होती थी, तो प्रोडक्शन भी कोई इतना अच्छा नहीं होता था, तो वहाँ पर काम करने वाले लोग कैसे देंगे इतना टैक्स। वी डू नॉट नो वॉट प्रिसाइजली द गवर्नमेंट शेयर वॉज, और हमें ये नहीं पता है कहीं भी पूरी तरह से प्रिसाइजली कि गवर्नमेंट का क्या शेयर होता था। इन एडिशन टू लैंड टैक्स चोला रूलर ड्रॉ देयर इनकम फ्रॉम द टोल्स ऑन ट्रेड, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ऑल्सो फ्रॉम द प्लंडर ऑफ द नेबरिंग टेरिटरीज। आप देखिए लैंड टैक्स के अलावा चोला रूलर्स की और इनकम कहाँ से बनती थी, ये ट्रेड पर जो टोल लगाते थे कि भाई आना जाना, अगर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर ट्रेड पे टैक्स लगता था, प्रोफेशन पे टैक्स लगता था, और जो अपने आसपास की नेबरिंग टेरिटरीज थी उनको भी लूट के कुछ ना कुछ इकट्ठा कर लिया करते थे। जो चोला रूलर्स थे इस तरह से वो बहुत वेल्थी भी थे, और उन्होंने इसी के चलते बहुत बड़े बड़े नंबर्स में टाउन बनाए, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स बनाई और साथ में टेम्पल्स भी बनाए। We have already referred to local self-government in the villages in some areas in the राष्ट्रकूट एम्पायर। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो राष्ट्रकूट एम्पायर में भी देखा गया था काफ़ी गाँवों में। वी नो मोर अबाउट विलेज गवर्नमेंट इन द चोला एम्पायर फ्रॉम अ नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो चोला एम्पायर में किस तरह से विलेज गवर्नमेंट का यूज़ किया जाता था ये चीज़ हमें पता चलती है उनके इंस्क्रिप्शन से। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी तक हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी वो टेम्पल्स बनवाते थे तो टेम्पल्स की वॉल वगैरह को वो एक इंस्क्रिप्शन की तरह यूज़ करते थे, उसमें बहुत कुछ लिखवाते थे। तो उन्हीं इंस्क्रिप्शन से हमें विलेज गवर्नमेंट के बारे में पता चलता है कि चोला एम्पायर में विलेज गवर्नमेंट कैसी थी। यहाँ पर हम 2 असेंबलीज़ के बारे में सुनते हैं चोला एम्पायर के अंदर, एक तो है उर और दूसरी है सभा या फिर महासभा बोल दो। जो उर है
वो एक जनरल असेंबली है, ठीक है, गांव के लोगों की एक जनरल असेंबली है। एंड वी नो मोर अबाउट द वर्किंग ऑफ महासभा, ठीक है, और दूसरी क्या है, महासभा है। दिस वॉज अ गैदरिंग ऑफ अडल्ट मैन इन द ब्राह्मण विलेजेस विच वर कॉल्ड द अग्रहाम, ठीक है ना, सॉरी आप इसको जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर बताया हुआ है जो ये महासभा होती थी, इसमें बहुत सारे जो एडल्ट मैन होते थे ब्राह्मण गांव में, वो सारे इकट्ठा होते थे, ठीक है। एंड दीज वर द विलेजेस विद द ब्राह्मण सेटलमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज रेंट फ्री। और जो भी विलेजेस वगैरह होते थे ब्राह्मण के सेटलमेंट के लिए, वो सब क्या होते थे, रेंट फ्री होते थे। मतलब जो ब्राह्मण्स को सेटल होने के लिए ज़मीन दी जाती थी या गांव दिए जाते थे, वो हमेशा रेंट फ्री होते थे, उनसे कोई भी उनसे रिवेन्यू के नाम पे ब्राह्मण से कुछ नहीं लिया जाता था। दीज विलेजेस इंजॉयड आ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑटोनॉमी। तो अब यहाँ पर इन लोगों के तो मजे आ गए भाई, जो ब्राह्मण्स विलेज थे कुछ देना ही नहीं पड़ रहा है इनको। तो द अफेयर्स ऑफ द विलेज वर मैनेज बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी टू विच द एजुकेटेड पर्सन ओइंग प्रॉपर्टी वर इलेक्टेड आइदर बाय ड्राइंग लॉट्स और बाय रोटेशन। अब यहाँ पर ये जो ऐसे गाँव होते थे या फिर और भी जो गाँव थे, उनमें लड़ाई झगड़े कौन सुल जाता था। तो यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती थी। अब इन एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन लोग होते थे, जो एजुकेटेड होते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, उन लोगों को इलेक्ट किया जाता था। या तो बस कुछ लोगों से पूछ लिया कि किसको बनाना है, या फिर रोटेशन वाइज ये चीज़ें होती थी। दीज मेंबर हैड टू रिटायर एवरी 3 ईयर्स। और ये जो लोग थे जिनको इलेक्ट किया जाता था एग्जीक्यूटिव कमेटी में, ये 3 साल बाद रिटायर भी हो जाते थे, ठीक है। ये दूसरी जो कमेटीज़ थी, और भी कमेटीज़ थी जो लोगों की मदद करती थी कि लैंड रेवेन्यू कैसे लिया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जो विलेजेस हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाएगा, जस्टिस कैसे दिया जाएगा, तो इसके लिए भी कमिटीज़ बनी हुई थी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ वॉज द टैंक कमिटी विच लुक आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू द फील्ड। एक टैंक कमेटी भी हुआ करती थी, ठीक है। तो आप खुद देखो उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो वाकई में अच्छा। टैंक कमेटी भी हुआ करती थी जो ये देखती थी कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड्स में कैसे हो रहा है। महासभा को डिस्ट्रीब्यूट न्यू लैंड्स एंड एक्सरसाइज ऑनरशिप राइट्स ओवर दैम। महासभा जो न्यू लैंड्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी, साथ में उनकी ऑनरशिप को चेक करती थी कि सब ने सही तरीके से ज़मीन को लिया हुआ नहीं लिया हुआ, कोई ऐसे कब्जा मार के तो नहीं बैठा हुआ। इट कुड ऑल्सो रेज लोन्स फॉर द विलेज एंड लीव टैक्सेस। ये लोन वगैरह भी प्रोवाइड करवाते थे लोगों को, ठीक है, कर्जा वगैरह जो होता है ना, कर्ज पे जो लोग पैसे ले लेते हैं। द सेल्फ गवर्नमेंट इंजॉय बाय दीज चोला विलेजेस वॉज अ वेरी फाइन सिस्टम। तो देखो पढ़ के समझ आ रहा है कि कितना फाइन सिस्टम है। टू सम एक्सटेंड दिस सिस्टम वर्क इन द अदर विलेजेस एंड एज वेल, ठीक है, और काफ़ी हद तक ये जो सिस्टम है ये और भी गाँव वगैरह में ऐसे ही परफॉर्म किया जाता था। However, the growth of feudalism, which is discussed in an earlier chapter, restricted their autonomy, ठीक है। लेकिन जैसे ही द ग्रोथ ऑफ feudalism को हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। तो हम जब इसको समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये थी पूरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक होगा कल्चर लाइफ। यहाँ पर क्या हुआ था, जो चोला रूलर थे उनकी ग्रोथ भी देखी गई है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट, उनके टाइम पे भी भक्ति मूवमेंट चले हैं, ठीक है। द मूवमेंट वॉज क्लोजली लिंक टू द टेम्पल। और ये जो भक्ति मूवमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है किससे जुड़े होंगे, टेम्पल से जुड़े होंगे। एक्सटेंट एंड रिसोर्स ऑफ द चोला एम्पायर अनेबल्स द रूलर टू बिल्ड ग्रेट टेम्पल सच एज द तंजोर, गंगाईकोंडा, चोलापुरम, कांची। तो इनके टाइम पे देखिए ना तो कोई रिसोर्स की कमी थी, ना इनके पास कोई पैसे की कमी थी। तो इसी के चलते जो बहुत सारे रूलर्स होते हैं वो टेम्पल्स बनवाते हैं, ठीक है, अपनी कैपिटल में ही बनवाते हैं। जो गंगाईकोंडा, चोलापुरम होता है, सिटी को जो स्टैब्लिश करते हैं, कांची, यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े टेम्पल मिलेंगे। यहाँ पर ये मेंटेन करते थे जो लार्ज हाउस होल्ड्स हैं, लार्ज प्लेसेस हैं, जैसे कि बैंकेट हॉल वगैरह हो गए, गार्डन्स को, टेरिस को, इन सबको भी मेंटेन करने का काम करते थे, ठीक है। इस टाइप पे आपको 7 और 5 स्टोरी हाउसेस देखने के लिए मिलेंगे। जो चीफ है उनके 4 से 5 मंजिला जो घर होते थे। नन ऑफ द पैलेसेस ऑफ द पीरियड हैव सर्वाइव। लेकिन बड़े ही अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ेगा कि उस टाइम का फिर भी हमारे सामने कोई पैलेस वगैरह अभी सर्वाइव मतलब ऐस वाली हालत में नहीं है कि जो हम पता लगा सके वो दिखने में कैसे होते थे। जो चोला की कैपिटल थी गंगाईकोंडा चोलापुरम, अब वो एक स्मॉल विलेज बन गया था जो तंजौर के पास आपको मिलेगा। हाउ एवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैग्निफिशेंट palaces of the ruler and their minister and of equally magnificent houses is which the wealthy merchants live and to be found in the literature of the period। कहा गया है कि मैग्निफिशेंट पैलेसेस के साथ, महल के साथ साथ, जिसमें रूलर्स जो मिनिस्टर्स थे वो रहते थे, उनके साथ साथ जो उस टाइम पे जो बहुत ही अमीर मर्चेंट्स होते थे ना, व्यापारी होते थे, उनके घर भी ऐसे होते थे, बहुत वेल्दी होते थे वो भी। और इस बात का जिक्र मिलता है हमें उस समय की जो लिटरेचर है, ठीक है, जो भी हमें लिखा हुआ मिलता है। जो टेम्पल आर्किटेक्चर था साउथ में वो अपने क्लाइमैक्स में था,
चोला एम्पायर के टाइम पे। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच केम इन टू वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड द द्रविड़ा। उसको क्या नाम दिया गया? द्रविड़ा। जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इस टाइम पे फॉलो किया गया उसको द्रविड़ा नाम दिया गया। बिकॉज इट वॉज कन्फाइंड लार्जली टू साउथ इंडिया, क्योंकि ज़्यादातर ये कहाँ पर कन्फाइंड रहा? सिर्फ साउथ इंडिया तक ही रहा। अब मेन फीचर की बात करते हैं कि ये जो बिल्डिंग्स थी इनकी होती कैसी थी। तो ये देखिए, इनकी बिल्डिंग में होता क्या था, बहुत मैनी स्टोरीज होते थे, ठीक है। एक गर्भगृह होता था। गर्भगृह एक वो जगह होती थी कि सबसे इनर मोस्ट चैम्बर होता था, ठीक है, और जहाँ पर वो जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनकी मूर्ति को, ठीक है, उनको रखा जाता था। द नंबर ऑफ स्टोरी वेरीड फ्रॉम 5 to 7। जो स्टोरी था वो डिपेंड करता था, कहीं 4 मंजिल कहीं 5 मंजिल इस तरह से होता था। एंड दे हैड अ टिपिकल स्टाइल विच केम टू बी कॉल्ड द विमान। और इसको क्या बोलते थे? इसको विमान बोलते थे। आपने देखा होगा ना, साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे तो एकदम ना ऊंची से चोटी हो जाती है उसकी, इस तरह से होते हैं, तो इसको बोलते थे विमान। ओके। अ पिलर हॉल कॉल्ड मंडप, ठीक है। जो पिलर, एक बड़ा सा हॉल होता है ना जिसमें बहुत सारे पिलर लगे होते हैं, उसको बोलते थे मंडप। जैसे जैसे कि यहाँ पर तो किसी भी जो देवी देवता की मूर्ति रख दी, उसके बाद जो पूरा ये हॉल होता है ना, यहाँ पर भी उस, अब वो इतना बड़ा हॉल है, उसे पूरा का पूरा रोकने के लिए क्या चाहिए? वहाँ पर बहुत सारे पिलर लगा देते हैं। आप किसी भी साउथ इंडिया के टेम्पल को देख लेना तो आपको ना उसे समझ आ जाएगा। तो उसे बोलते थे मंडप, जिसमें बहुत सारे पिलर्स लगे होते थे, ठीक है, और एक फ्लैट रूफ होती थी। It acted as an audience hall, was a place for various other activities such as ceremonial dances which were performed by the देवदासी। और ये बड़े बड़े हॉल किसके लिए होते थे? कि वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए, या फिर कोई भी सेरेमोनियल डांस वगैरह या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसको परफॉर्म वहीं किया जाता था। जो सेरेमोनियल डांस है उसको कौन परफॉर्म करती थी? देवदासी परफॉर्म करती थी। ये वो वुमेन होती थी जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर दिया था गॉड की सर्विस में, ठीक है। A passage run around the sanctum so that the devotees could go round it and image of many other god could be put in the passage, ठीक है। तो मूर्ति को इस तरह रखा जाता था जिससे कि ना लोग उसके आसपास पूरी तरह से घूम सकें। द एंटायर स्ट्रक्चर वॉज इनक्लोज इन अ कॉट यार्ड सराउंडेड बाय द हाई वॉल्स। बड़ी बड़ी दीवारें होती थी उस, जो जहाँ पर वो पूरा वो टेम्पल बना दिया, ठीक है, उसका जो कॉट यार्ड होता था उसको फिर बड़ी बड़ी जो हाई वॉल्स है उससे कवर कर दिया जाता था, ठीक है। और फिर एक बाद में एक बड़ा सा गेट होता था जिसको बोलते थे गोपुरम, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम विमान रोज हायर एंड हायर, द नंबर ऑफ कॉट यार्ड वर इंक्रीज टू 2 or 3 एंड द गोपुरम ऑल्सो बिकम मोर एंड मोर इलाबोरेट। टाइम के साथ जो ये विमान था, है ना, जो ये बिल्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ये और नंबर्स में बढ़ती जाती है, ठीक है। अभी तो 4 स्टोरी था, फिर 5 कर देंगे, 7 कर देंगे, ठीक है। तो ये दिखाता था कि जो किंग जितना वेल्दी, जितना प्रॉस्पेरस, वो अपने टाइम का जो टेम्पल्स है वो उतना ही बड़ा बना रहा है। कॉर्टयार्ड की जो वॉल्स थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है, बड़े बड़े कॉर्टयार्ड्स बनाए जाते थे। जो गेट्स हैं गोपुरम, उसको भी बहुत अच्छे से इलाबोरेट करके बनाया जाता था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस टाइम के जो टेम्पल थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। और आप देखोगे तो वाकई में आपको लगेगा कि वाकई में कितने टैलेंटेड लोग थे। Thus, the temple become a miniature city or a palace with living rooms for the priest and many other being provided in it। अब यहाँ पर रहने वाले, इन मंदिर में रहने वाले जो लोग थे, जिसमें खासकर जो प्रिस्ट वगैरह होते थे, उनके रहने की व्यवस्था भी यहीं पर ही होती थी। द टेम्पल्स जनरली इंजॉयड रिवेन्यू फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड फॉर द एक्सपेंसेस। अब मंदिर मेंटेन कहाँ से होंगे? तो मंदिरों को मेंटेन करने के लिए लैंड से इनको टैक्स आता था। इनके आसपास जो भी ज़मीन होती थी उस पर जो काम करने वाले, जो रहने वाले जो लोग होते थे, वो जो भी रिवेन्यू देते थे वो किंग के पास ना जाके मंदिर की देखभाल के लिए इनके पास आ जाता था। दे ऑल्सो रिसीव्ड ग्रांट एंड रिच डोनेशन फ्रॉम द वेल्दी मर्चेंट्स। मंदिरों को बड़े बड़े जो मर्चेंट्स होते थे वो बहुत सारा दान, डोनेशन, वो सब करके जाते थे। और बहुत सारे टेम्पल्स तो इस चक्कर में बहुत अमीर हो गए थे और एक तरह से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो मंदिर में जो लोग डोनेट कर रहे हैं पैसे को, उसी को लोन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि वो लोगों को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, कि हम तुम्हें ब्याज पे पैसे देंगे। और इस तरह से अपना पूरा बिजनेस ही इन्होंने सेटअप कर लिया। दे ऑल्सो स्पेंड मनी ऑन इम्प्रूविंग कल्टिवेशन, डिगिंग टैंक्स, वेल्स एंड प्रोवाइडिंग इरीगेशन चैनल। और कभी कभी उन्होंने अच्छे के लिए भी यूज़ किया उस पैसे को, जैसे कि कल्टिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, टैंक्स वगैरह बनवाने के लिए, कुएं बनवाने के लिए, इरीगेशन चैनल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का, तो वो है कैलाशनाथ टेम्पल जो आपका कांचीपुरम में बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही फाइनेस्ट है, ठीक है, बहुत ही इलाबोरेट एग्जाम्पल है द्रविडियन स्टाइल का। तो अगर आपसे ये पूछा भी जाता है जो कांचीपुरम में जो टेम्पल है कैलाशनाथ, उसका मतलब कौन सा स्टाइल है, तो आप बोलेंगे द्रविडिया, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, बिल्ड बाय द राजा राजा फर्स्ट। दूसरा टेम्पल देखें तो बृहदेश्वर टेम्पल जिसे तंजौर में बनाया गया है राजा राजा फर्स्ट, ठीक है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है।
And this is called the Raja Raja temple because Cholas were in the habit of installing images of kings and queen in the courtyard of the temples. ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है जिसे राजा राजा फर्स्ट ने बनाया था, इस टेम्पल को राजा राजा टेम्पल भी कहा जाता है कि उस समय जो चोला जो रूलर्स थे उनकी ना एक हैबिट थी कि वो जहाँ भी टेम्पल बनवाते थे उस टेम्पल के कोर्टयार्ड में वो अपनी या जो क्वीन वगैरह होती है उनकी इमेज भी वो वहाँ पर इंस्टॉल करवा दिया करते थे जिससे कि पहचान में रहे कि ये टेम्पल इस किंग ने बनाया था। तो इसीलिए उस टेम्पल को बृहदेश्वर टेम्पल के साथ साथ राजा राजा टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको इमेज किसकी मिलेगी, राजा राजा की। जो टेम्पल है गंगाई कोंडा चोलापुरम में, ठीक है, वो अभी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, ठीक है, बहुत ही टूटी फूटी हालत में है वो, लेकिन वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, इसी स्टाइल का, द्रविडियन स्टाइल का, ठीक है, जो चोलास के अंडर बनवाया गया था। अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट अदर प्लेसेस इन साउथ इंडिया। तो बहुत सारे और टेम्पल्स मिल जाएंगे आपको साउथ इंडिया में, ठीक है। It may be well to remember that the proceeds for some of these activities were obtained from the plunder of the population of the neighboring areas by the Chola ruler. And after the fall of Cholas, temple building activity continued under the Chalukyas of Kalyani and the Hosal. अब जब चोलास की जो डायनेस्टी थी वो अपने डिक्लाइन पे आ जाती है, चोलास खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद जो चालुक्यास आते हैं, कल्याणी के, होसाल आएंगे, वो इस टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्पल सिर्फ चोलास के टाइम पर ही बने थे, बल्कि चालुक्यास आएंगे, होसाल आएंगे, उनके टाइम पर भी जो टेम्पल्स है वो बनते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ धारवाड़ एंड द होसाल कैपिटल हेलेबिड हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स आपको मिलेंगे, जैसे होयसालवेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चालुक्यन स्टाइल का। एंड अपार्ट फ्रॉम द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड देयर अटेंडेंट बोथ men and women, Yaksh and Yakshni, the temple contained finely sculpted panel which show a busy panorama of life including dance, music, scenes of war and love। तो ये सब उसमें वहाँ पर उस टेम्पल में बहुत ही अच्छे से शो किया हुआ है। Life was closely integrated with religion for the common man. Temples were not merely a place of worship but the hub of social and cultural life as well। देखिए जो मंदिर होता है, ठीक है, जो धर्म है, वो लोगों के लिए जो एक कॉमन मैन है उसके लिए वो सिर्फ ना वो वर्शिप पूजा करने की जगह ही नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसा हब बन जाता है जहाँ पर सोशली कल्चरल वो अपनी जो चीज़ें होती है ना वो वहाँ पर उसको देख सकता है, ठीक है, उसको शो कर सकता है। जो सी कल्चरल लाइफ होती है वो भी टेम्पल से बहुत हद तक जुड़ी होती है। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर अटेंड अ हाई स्टैंडर्ड इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आर्ट ऑफ स्कल्पचर, ठीक है, जो मूर्ति वगैरह का जो बनाना था वो इस टाइम पर एक बहुत ही अच्छे हमें क्लाइमेक्स पे था साउथ इंडिया में इस टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा स्टैचू मिलेगा गुमितेश्वर का, ठीक है, श्रवण बेलगोला में, जो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर उस टाइम पर जो स्कल्पचर है वो कितना हाई स्टैंडर्ड बनता था। अनदर एस्पेक्ट ऑफ इमेज मेकिंग विच वॉज रीच इज नीट इन द डांसिंग फिगर ऑफ द शिवा कॉल्ड द नटराज। जो नटराज की जो मूर्ति है ना, नटराज जो मूर्ति है वो भी शिवा की मूर्ति है, सबको पता है, एक डांसिंग फिगर है, तो वो भी इसी टाइम पर बनी थी, तो ये भी आप ध्यान रखना। द नटराज फिगर ऑफ दिस पीरियड पर्टिकुलरली दोज इन ब्रॉन्ज आर द कंसिडरेबल मास्टरपीस। ये किसकी बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है और एक बहुत ही बड़ा मास्टरपीस आप इसे मान लो। मैनी फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर टू बी फाउंड इन म्यूजियम इन इंडिया एंड अब्रॉड। इसके अलावा और दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इस तरह के देखने के लिए मिल जाएंगे, जो या तो इंडिया के म्यूजियम में या फिर आपको बाहर जो लोग यहाँ से ले गए थे तो उन्होंने वहाँ पर अब्रॉड में अपने म्यूजियम में उनको रखा हुआ है। जो इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे चोला डायनेस्टी के, बहुत ही ज़्यादा पेट्रोनाइज थे, किसको लेके, आर्ट्स को लेके और लेटर्स को लेके। संस्कृत वॉज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर एंड नंबर ऑफ किंग एज वेल एज द स्कॉलर एंड द कोर्ट पोइट रोट इन इट। जो संस्कृत थी वो एक हाई कल्चर लैंग्वेज मानी जाती थी जिसको बहुत सारे जो किंग्स थे वो यूज़ करते थे या फिर उनके कोर्ट में रहने वाले जो स्कॉलर्स या पोइट होते थे वो यूज़ करते थे। और इस पीरियड में एक बहुत ही बड़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई है लिटरेचर की इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ पॉपुलर सन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनको न्यानमार्स और अलवर्स बोलते थे, जो डिवोटी होते थे शिवा और विष्णु के, ठीक है। जो नैनार होते थे वो होते थे डिवोटी शिवा के, तो आप नैन से याद रखना कि भगवान शिव की ही तीसरी आंख थी, और जो अलवर्स होते थे वो होते थे विष्णु के। ये तमिल किंगडम बहुत अच्छे से फ्लरिश करा है 6 से लेके 9 सेंचुरी के बीच में। इन्होंने बहुत सारे जो वर्क्स हैं तमिल लैंग्वेज में भी लिखे हैं। द राइटिंग ऑफ शेविट संत हु वर कलेक्टेड इनटू 11 वॉल्यूम्स अंडर द नेम ऑफ त्रिमूरी इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी, ठीक है। जो शेविट संत थे जो शिव को मानते थे उन्होंने बहुत सारे अपने कलेक्शंस अपनी राइटिंग्स लिखी हैं और वो पूरी 11 वॉल्यूम में थी जिसका नाम था तिरुमुर्री सॉरी। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी आर कंसिडर्ड स्केयर्ड एंड लुक्ड अपॉन एज द 5th वेद, जिसे 5th वेद माना गया है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद फिर एज आती है कम्मन की। कम्मन का नाम आप बार बार सुनोगे, ठीक है, क्यों सुनना है वो हम देखते हैं। तो जो कम्मन की एज थी वो शुरू होती है सेकेंड हाफ ऑफ द 11 से लेके अर्ली पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी तक, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है, ये तमिल लिटरेचर में बहुत ही अच्छा काम करता है। जब कम्मन का टाइम आता है ना, तो ये मान लो कि तमिल लिटरेचर में वो गोल्डन एज थी। जो कम्मन की जो रामायण है, ठीक है, मतलब जो रामायण है वो तो हम सबको पता है, लेकिन उसको जो तमिल लिटरेचर में, तमिल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट किया था वो किसने किया था, कम्मन ने किया था, ठीक है। कम्मन इज बिलीव टू हैव लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ द चोला किंग। तो ऐसा माना जाता है कि जो कम्मन थे वो चोला किंग के कोर्ट में ही रहते थे। एंड मैनी अदर्स टू टुक देयर थीम्स फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत इज ब्रिंगिंग दीज क्लासिकल नियर टू द पीपल, ठीक है। और इन्होंने ये जो रामायण महाभारत, ठीक है, इन सबको लोगों ने उस टाइम पे काफ़ी दर्शाया है, शो किया है। मतलब चोला किंगडम में भी रामायण और महाभारत को जानते थे लोग। दो यंगर दैन तमिल, कन्नड़ ऑल्सो बिकम अ लिटरेरी लैंग्वेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो जो कन्नड़ है ये भी एक लिटरेरी लैंग्वेज थी इस टाइम पीरियड में। द राष्ट्रकूट, हालांकि पहले तमिल आई, कन्नड़ उसके बाद आई। द राष्ट्रकूट एंड द चालुक्यास एंड द होसाल रूलर पैट्रोनाइज कन्नड़ एज वेल एज द तेलुगु। तो ये तीनों ही डायनेस्टी, ये उसको तो तेलुगु को तो फॉलो करती थी, साथ में कन्नड़ के भी बहुत बड़े पैट्रोनाइज थे ये। द राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्ष रॉट अप बुक्स ऑन अ पॉलिटिक्स इन अ कन्नड़। तो ये जो अमोघ वर्ष थे ये पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने कन्नड़ में कुछ लिखा था। एंड जैन स्कॉलर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कन्नड़। जो जैन स्कॉलर थे इस टाइम पे साउथ इंडिया में, उन्होंने भी कन्नड़ की ग्रोथ को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। पंपा, पोना एंड रन्ना आर रिगार्डेड एज अ 3 जैम ऑफ कन्नड़ पोइट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, कि कन्नड़ पोइट्री के आपको 3 जैम्स बताइए। तो पंपा, पोना एंड राना ये क्या हैं, ये 3 जैम्स ऑफ कन्नड़ पोइट्री हैं। ऑल्दो दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म, लेकिन ये तीनों ही किसके इन्फ्लुएंस में थे, जैनिज्म के इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखा है, बहुत सारे थीम्स के ऊपर लिखा है, जिन्होंने इन्हें कहाँ से लिया था, रामायण से, महाभारत से लिया था, ठीक है, उस पर लिखा है। नानिया हु लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ चालुक्यन किंग बिगेन द तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत। अब जैसे कि कम्बन ने रामायण को ट्रांसलेट किया था, वैसे ही महाभारत को तेलुगु वर्जन में किसने ट्रांसलेट किया, तो ये नानिया, ठीक है, ये चालुक्यन किंग के कोर्ट में रहते थे। द वर्क बिगेन हिम बाय द कंप्लीटेड इन 13th सेंचुरी बाय द टिक्काना। लेकिन ये इसको कंप्लीट नहीं करता है, कंप्लीट कौन करता है, ये टिक्काना होते हैं, ये 3rd सेंचुरी में जाके इनके इस वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। लाइक तमिल रामायण, द तेलुगु महाभारत इज अ क्लासिक विच इंस्पायर्ड मेनी सब्सिक्वेंट राइटर। तो और इनकी जो राइटिंग्स होती है, तमिल रामायण, ठीक है, तेलुगु महाभारत, ये बहुत सारे और नए राइटर्स को भी इंस्पायर करती है। मैनी फोक एंड पॉपुलर थीम्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस लिटरेचर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फोक, पॉपुलर थीम्स इन सब लिटरेचर में मिलती हैं। जो पॉपुलर थीम्स थी विच आर नॉट ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत विच रिफ्लेक्ट पॉपुलर सेंटीमेंट इमोशन कॉल्ड देसी और रूरल इन तेलुगु, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं था कि हर चीज़ ही कॉपी की जा रही थी, बल्कि कुछ चीज़ें इसमें अपनी भी थी इनकी। वी कैन दस सी द पीरियड फ्रॉम द 8th to 12th century was not remarkable for the growth of regional kingdoms and regional integration, but was also a period of cultural growth and the development of trade and commerce and agriculture in South India. ये जो पीरियड था 8 से लेकर 12th सेंचुरी का, ये सिर्फ एक ग्रोथ नहीं देखी गई इसमें कि सिर्फ कोई रीजनल किंगडम की ग्रोथ हो रही है या रीजनल इंटीग्रेशन के सिर्फ ये कॉन्क्वायरी कर रहे हैं एरियाज़ को, बल्कि ये एक ऐसा टाइम था जिसमें कल्चरल ग्रोथ को भी देखा गया, डेवलपमेंट देखी गई ट्रेड में, कॉमर्स में, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हुआ साउथ इंडिया में। मर्चेंट्स एंड आर्टिशियन इंक्रीज्ड देयर स्ट्रेंथ विद द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स अंडर द चोलास। बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, इनकी भी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, ठीक है, क्योंकि इनका जो ट्रेड है वो फॉरेन के साथ, जो फॉरनर्स थे उनके साथ बहुत अच्छा रहा चोलास के टाइम पे। ट्रेड का हमने देख ही लिया, ये चाहते ही नहीं थे कि इनके जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनको जाके कोई रोके, कोई ऑब्स्टेकल है, क्योंकि उनको पता था जितना अच्छा ट्रेड होगा उतना अच्छा चोला एम्पायर के लिए होगा, ठीक है। यहाँ हमारा चैप्टर 4 आ गया है, ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है और होपफुली आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया लेक्चर, लेकिन ये यहाँ पर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 4 में मिलेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेंगे वीडियोज़ के। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।